हेलो एवरीवन। सो अपने एओडी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर कि डिफरेंशिएशन को हम एज अ रेट मेजर कैसे यूज करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। नाउ आज के पार्ट में हम लोग उसी पार्ट पे बेस्ड कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। लाइक मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल सा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y = x³ + 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. ठीक है। नाउ अगेन इसके पहले जो हमने कल क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, उन सब क्वेश्चंस में क्या था कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड कर्व था। अगर कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं भी था तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही थी जिसको हमने जैसे लैडर वाला क्वेश्चन किया था। बट यहाँ पे अब कैसा है, यहाँ पे आपको उसने कर्व सीधे दे दिया, ठीक है। बाकी केस में क्या था, कोई शेप बन रहा था, कुछ कंडीशन दी थी अपने को। इस केस में सीधे अपने को इक्वेशन दे दिया कि जो कर्व है उसका इक्वेशन है 6y = x³ + 2. Now the most important part for this thing is find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times fast as x coordinate. अब इसका मतलब क्या है समझना। सो हमेशा जब हम लिखते हैं डेल्टा y, this denotes change in y, और अगर मैं लिखूंगा डेल्टा x, सो इसका मतलब हो गया अपने पास चेंज इन x, ठीक है। तो यहाँ जो कंडीशन दी है उसमें अपने को ऐसा बोला है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। सो क्या इसको आई कैन राइट डेल्टा y = 8 टाइम्स डेल्टा x, और जब मैं इसी को अरेंज करूंगा तो मुझे मिलेगा डेल्टा y/डेल्टा x = 8। अब हमने देखा है डिफरेंशिएशन के केस में कि जो डेल्टा y/डेल्टा x है इसी को हम डिनोट करते हैं dy/dx, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली अब उसने अपने को स्टेटमेंट के फॉर्म में एक कंडीशन दी थी, दैट कंडीशन इज कि dy/dx का वैल्यू कितना है अपने पास 8। क्वेश्चन था कि हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे dy/dx का वैल्यू क्या है 8। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को अज्यूम कर लेंगे x1, y1। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड करते हैं। अब एक चीज समझना, इसके पहले हमने रेट मेजर के जितने भी क्वेश्चन किए सब में क्या था, रेट निकालना था व्हिच वाज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मुझे दिख रहा है सिंपल सा कि dy/dx निकालना है, तो यहाँ मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, इस इक्वेशन को मैं x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करूंगा। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग वी डिसाइड कि हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलता तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, बट यहाँ पे dy/dx को यूज करना है तो आई कैन सिंपली से मैं डायरेक्टली इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 6 टाइम्स ऑफ dy/dx = x³ का डिफरेंशिएशन, दिस बिकम्स 3x², 2 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे dy/dx = कैंसिल आउट होकर फाइनली कुछ ऐसा लिखेगा x²/2। नाउ मुझे निकालना था एट पॉइंट P विच इज x1, y1, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं dy/dx एट पॉइंट P दैट इज x1, y1, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए x1²/2, एंड यही dy/dx का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को 8। सो बेसिकली यहाँ से कंडीशन बनेगा x1²/2 should be equal to 8, or I can say x1² should be equal to 16। अगर x1² 16 है दैट मीन्स x1 का वैल्यू क्या होगा अपने पास ±4। ऑब्वियसली अगर x1 के दो वैल्यूज है तो y के भी दो वैल्यूज आएंगे अपने पास। इस इक्वेशन में x को पुट करते हुए y को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कि x1 अपने पास +4 है। अगर x1 +4 है तो उस केस में y कितना आएगा, x1 हो जाएगा अपने पास 4, तो 4³ is 64, 64 + 2 66, तो 66 डिवाइडेड बाय 6, तो y आ जाएगा अपने पास 11। दैट मींस इस केस में y1 आएगा 11, तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा 4, 11। सेकंड पॉसिबिलिटी, सपोज x1 हुआ अपने पास -4, x1 अगर -4 है यहाँ पुट किया तो ये बनेगा -64 + 2, मतलब ये बन जाएगा -62 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ मुझे मिलेगा y1 = -31/3, 62/6 आएगा, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट इज -4, -31/2।
these are the two coordinates जिसके ऊपर जो अपना y कोऑर्डिनेट है उसका चेंज होने का रेट इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ x कॉर्ड। ठीक है, सो कुछ नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था मैंने उसी इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप यूज किया एंड देन एज पर द रिक्वायरमेंट मुझे dy बाय dx चाहिए था, सो जो गिवन इक्वेशन था उसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया टू गेट द वैल्यूज ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपने को बोला गया था ऑन द कर्व x cube equal to 12y find the intervals of values of x for which abscissa changes faster than its ordinate। अगेन जो क्वेश्चन है यहाँ पे कर्व अपने को दिया है सीधा, कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं बोला है। सो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने का और उसको यूज करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो अपने को कर्व का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज x cube equals to 12y। नाउ एज पर द गिवन कंडीशन अपने को दी है interval of value of x for which abscissa changes faster than its ordinate। मतलब यहाँ मैं ऐसा बोलूँ कि rate of change of abscissa is greater than rate of change of ordinate। Now we know रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा का मतलब क्या हुआ कि अपने पास x कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है जिसको हम बोलते थे डेल्टा x, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा y। अगर इसी कंडीशन को मैं अरेंज करूं तो क्या इसी को आई कैन राइट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है दैट शुड बी लेस देन 1। अगेन मैं सेम कंडीशन यूज करूंगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मतलब टेक्निकली आई शुड राइट इट एज कि dy बाय dx का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए अपने पास लेस देन 1। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि अपने पास लेस देन 1 तो हम बोल रहे हैं पर ये लेस देन 1 तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं मॉड्यूलस कि जो भी डिवाइड बाय dx का वैल्यू आएगा उसका मॉड्यूलस 1 से छोटा होना चाहिए। द रीजन बीइंग कि अगर ज्यादा नेगेटिव में लेके जाओगे तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगा बेसिकली। इसीलिए इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि जो डिवाइड बाय dx का वैल्यू है वो विद द मॉड्यूलस इट शुड बी लेस देन 1। ये एक कंडीशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस था। नाउ हमको निकालना है पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंडीशन ट्रू होगा। सो अगेन लेट अस से जो पॉइंट है उसको मैंने अज्यूम कर लिया पॉइंट P व्हिच इज x1, y1। अब यहाँ पे सॉरी टू यूज द कंडीशन डिवाइड बाय dx का मॉड्यूलस लेस देन 1 हमको डिवाइड बाय dx का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, this will become 3x square equal to 12 times dy by dx। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से अपने को dy by dx का वैल्यू मिलेगा that should be x square by 4। ये आया अपना dy by dx का वैल्यू। Now using this value with the given condition, क्योंकि मुझे क्या बोला है कि वो पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, तो dy by dx का वैल्यू at point P which is x1, y1 कितना आ जाएगा x1 square upon 4। अब ये वैल्यू x1 square by 4 आया तो यही वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो कंडीशन कैसा दिखेगा, मॉड्यूलस ऑफ x1 square by 4 should be less than 1 और I can say modulus of x1 square should be less than 4। अब सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल x1 स्क्वायर लिख रहे तो मॉड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 4 से छोटा चाहिए तो इसका अपना सिंपल सा आंसर आएगा। इसको हम लिखेंगे जो x1 है वो हमेशा -2 से +2 के बीच में होना चाहिए। बेसिकली कुछ नहीं था, इसको मैंने कन्वर्ट किया इस इन इक्वेशन में कि x1 स्क्वायर शुड बी लेस देन 4, मॉड को रिमूव कर दिया। नाउ इसको आई कैन राइट x1 square minus 4 less than 0, जिसको हम लिखेंगे x1 minus 2 into x1 plus 2 less than 0, which makes the critical point is +2 and -2। So as per the system of number line, आप यहाँ प्लॉट करोगे -2, यहाँ प्लॉट करोगे +2, प्लस माइनस प्लस, तो ये चलेगा आपका कर्व। आपको चाहिए था नेगेटिव, दैट मीन्स फ्रॉम -2 to +2, तो अपना x का वैल्यू रहेगा बेसिकली कि जो x कोऑर्डिनेट है जो हमको पूछा गया था कि find the interval of value of x, वो x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक लाई करेगा, that should be from -2 to +2। जिस कंडीशन पे अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा हमेशा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट से बड़ा होगा।
नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपने को बोला था अ मैन 1.6 मीटर हाई वॉक्स एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प व्हिच इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ फास्ट डज द मैन्स शैडो लेंथ। देखो पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट है क्या। सपोज करो ये आपका एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप लैंप के जस्ट नीचे खड़े हो तो आपका शैडो नहीं बनेगा, बिकॉज लाइट के लिए शैडो के लिए क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए होता है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपका शैडो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंप यहाँ पे था, आप इस पोजिशन पे खड़े हुए हो तो आपका शैडो इस तरीके से बनेगा, और आगे जाओगे शैडो और बड़ा होगा। इसी चीज को समझना कैसे है तो वो देखो। सपोज करो दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड हुआ आपके पास। यहाँ पे कहीं लैंप लगा हुआ है विच इज 4 मीटर हाइट, ठीक है। लैंप अपने को बोल रखा था इट इज एट 4 मीटर अबव द ग्राउंड। नाउ देयर इज अ मैन जो लैंप से दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोज यू हैव अ मैन विच इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपने पास, ठीक है। अब शैडो कैसे बनेगा समझना। इस लैंप से जो लाइट लास्ट लाइट रे आएगा, जो इसको यहाँ पे टच करता हुआ जाएगा, इतना पार्ट वुड बी द शैडो ऑफ मैन, ठीक है। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, जब ये मैन आगे जाएगा तो शैडो पे क्या इंपैक्ट होगा। डेफिनेटली शैडो बढ़ना चाहिए, बिकॉज इसी को समझने के लिए रिवर्स प्रोसेस देखो और इजी हो जाएगा। जब आप इसको टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट लेके आओगे तो क्या आई कैन से शैडो का लेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है, और एग्जैक्टली नीचे आएगा तो शैडो 0 हो जाएगा। अगर टुवर्ड्स द लैंप आने पे शैडो का लेंथ कम होता है तो अवे फ्रॉम द लैंप जाने पे शैडो का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। पर एक चीज का और ध्यान रखना जहां पे आप मिस्टेक करते हो, कभी कभी आप सोचते हो कि सर दूर जाने पे तो शैडो का लेंथ कम होना चाहिए ना, नहीं। शैडो का लेंथ कम नहीं होता, शैडो का इंटेंसिटी कम होता है। मतलब जब यहाँ पे देखोगे तो ये शैडो बहुत डार्क दिखेगा, पर थोड़ा सा आगे जाओगे तो शैडो का लेंथ बढ़ रहा है, बट उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, वो लाइट होते जाता है धीरे धीरे। एंड विद द टाइम थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको शैडो दिखेगा ही नहीं, बट एक्चुअली इट एग्जिस्ट, पर उतना कम इंटेंसिटी हो चुका है कि अब वो विजिबल नहीं है बेसिकली, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैन का अपने को हाइट दिया था 1.6 मीटर, सो दिस हाइट इज सपोज टू बी 1.6 मीटर। नाउ अपने को उसने क्या बोला, a man 1.6 meter high walks at the rate of 30 meter per minute. Now इस रेट को मुझे कैसे यूज करना है, दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। अवे फ्रॉम द लैम्प विच इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, जो हमने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया। हाउ फास्ट डज द मैन्स शैडो लेंथन। दो चीजें यहाँ पे नहीं आई है। पहला कि अपने पास रेट, जिस रेट से ये मैन आगे जा रहा है, ये रेट अपने को ले रखा है 30 मीटर पर मिनट। अगर ये रेट दिया हुआ है तो मुझे डेफिनेटली इस वेरिएबल को अज्यूम करना पड़ेगा। आई विल अज्यूम दिस पार्ट टू बी x, ठीक है। ये मैंने x क्यों अज्यूम किया, दिस x डिनोट्स कि मैन लैंप से कितना दूर है, ठीक है, बिकॉज वो आगे जा रहा है तो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दैट मींस इट बिकम्स अ वेरिएबल। सेकेंडली नेक्स्ट वेरिएबल मुझे अज्यूम करना पड़ेगा y, विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ शैडो, बिकॉज शैडो भी वेरिएबल होगा। जैसे वो मैन आगे जाएगा तो उसका लैंप से डिस्टेंस तो बढ़ेगा, बट साथ में उसका शैडो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल अज्यूम किए। फर्स्ट वेरिएबल आई विल राइट x, विच इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम लैंप, ये होगा अपने पास x। एंड सेकेंड वेरिएबल मैंने अज्यूम किया y, विच वुड बी लेंथ ऑफ शैडो, ये हो जाएगा अपने पास y। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, अजम्पशन ऑफ वेरिएबल तो हो गया बिकॉज दोनों कहने का रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट पार्ट इसकी ये 30 मीटर पर मिनट क्या दे रखा है, तो 30 मीटर पर मिनट आपको दे रखा है कि मैन किस रेट से आगे जा रहा है। क्या मैं ऐसा बोलूं, जिस रेट से मैन आगे जाएगा वही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x होगा बेसिकली अपने पास, क्योंकि x डिनोट क्या कर रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम लैंप। तो आई कैन सिंपली से dx by dt, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मैन, that is nothing but denoted by dx by dt, वो हो गया मेरे पास 30 मीटर पर मिनट। ये इंफॉर्मेशन थोड़ा क्रूशियल था बिकॉज इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल का अजम्पशन कर लिया, जो डेटा था उसको एनालाइज कर लिया प्रॉपर्ली। नाउ द लास्ट पार्ट रिमेंस इज कि कहीं ना कहीं से एक्स वाई में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में समझना, हमने जो लास्ट टाइम एक लैडर वाला क्वेश्चन किया था वो भी सिमिलर था कि वेरिएबल मैंने खुद अज्यूम किए, इक्वेशन मैंने खुद बनाया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे लैडर में पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही शैडो वाले क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व करोगे, कंसीडर दिस बिगर ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल हुआ विच इज ऑब्वियसली अ राइट एंगल ट्रायंगल।
कंसिडर दिस टू बी अ स्मॉलर ट्राइंगल, ये भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कैन आई से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे, दिस एंगल 90, दिस एंगल 90, दिस बिकम्स द कॉमन एंगल, तो बाय ए क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स शुड बी सिमिलर। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए अपने पास, तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। मुझे हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है, आई एम कंसर्न विद ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट मुझे पता है एंड दोनों के एडजेसेंट में आई वांट टू फाइंड द रिलेशन। सो क्या आई कैन राइट 4/1.6, मैं यूज कर रहा हूं सिमिलरिटी क्राइटेरिया। 4 दैट इज दोनों के ऑपोजिट का रेशियो शुड बी इक्वल टू दोनों के एडजेसेंट साइड का रेशियो। नाउ बड़े ट्राइंगल का एडजेसेंट साइड कितना हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास x प्लस वाई, द होल डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल का एडजेसेंट, सो इट बिकम्स ओनली y। नाउ इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसा लिखेगा, 4y इज इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, 1.6y को यहाँ लाते हैं, so 4y minus 1.6y, this becomes 2.4y is equals to 1.6x। now cancel out करते हैं, so finally ये कुछ ऐसा दिखेगा 3y is equals to 2x। now this becomes the equation। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, dx by dt मुझे पता है एंड द क्वेश्चन वाज हाउ फास्ट डज द मैन्स शैडो लेंथन। शैडो को आपने क्या अज्यूम किया था y, तो एक्चुअली आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है dy by dt का वैल्यू क्या है, बिकॉज यही तो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, ठीक है, और लेंथन बोला है मतलब ऑब्वियसली इंक्रीजिंग की बात चल रही है, तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव ही आएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, 3 times dy by dt should be equal to 2 times dx by dt। हमको क्या दिया था वैल्यू, dx by dt was given to us, that is 30। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करने पे dy by dt का वैल्यू अपने को मिलेगा, that should be 20 meters per minute। जब आप इसको 30 पुट करोगे तो 30 से 3 कैंसिल, that becomes 10 into 2, मतलब फाइनली 20 मीटर पर मिनट। तो ये आएगा अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो। अगेन शैडो भी इंक्रीज होगा, ये हमने प्रूव भी कर दिया, पता है कैसे, मैंने बताया था कि जब भी अपने पास किसी चीज का रेट पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है। देखो डिवाइड बाय dt क्या आया, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आया, हमने कोई साइन चेंजेस नहीं किए, हमने सिर्फ अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू मिला दैट इंडिकेट्स वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब डेफिनेटली y बढ़ेगा और यू कैन से शैडो का लेंथ अपने पास बढ़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि जब भी अपने पास शैडो प्रॉब्लम आएगा तो शैडो प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैन सोर्स से दूर जाएगा, लैम्प इज आवर सोर्स बेसिकली, जब मैन सोर्स से दूर जाएगा तो शैडो का लेंथ बढ़ेगा। एंड टू सॉल्व ऑल सच क्वेश्चन हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ आपने को बोला था sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on ground in such a way that height of cone is always 1/3 of the radius of base of cone. How fast is the height of sand cone increasing when the height is 4 centimeter? इसको इमेजिन करने का एक सिंपल तरीका है, आपने देखा होगा जनरली दिस सीन इज ऑब्जर्व्ड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें से सैंड नीचे गिरता है और जो नीचे सैंड गिरता है वो बाय डिफॉल्ट एक कोन का शेप ले लेता है, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। इट्स लाइक कि यहाँ पे आपके पास ग्राउंड पे इस तरीके से कुछ सैंड का शेप ऐसे इकट्ठा होते जाता है और एक्चुअली ये सैंड कहीं से ड्रॉप होती है यहाँ पे, ठीक है, ये सैंड कहीं से ड्रॉप होती है। सो फाइनली ड्रॉप होते हुए आपको वो एक कोनिकल शेप बाय डिफॉल्ट ले लेती है, ठीक है। सो आपको कंडीशन क्या दी गई है समझना, ये कोन, ये जो शेप बना है ये तो कोन का है अपने पास विद सर्कुलर बेस ऑब्वियसली। अब यहाँ पे अपने को बोला है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप है जहां से सैंड आ रहा है और वो किस रेट से आ रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट इज द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। एक चीज समझना, यहाँ पे अपने पास जब सैंड आएगा तो बाय डिफॉल्ट कोन का साइज बढ़ेगा, जब कोन का साइज बढ़ेगा तो उसका हाइट भी बढ़ेगा और साथ में उसका रेडियस भी बढ़ेगा, बिकॉज ये हमेशा खाली हाइट पर नहीं बढ़ेगा, ये कोन यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफर होगा या टिल्ट होगा ताकि ये अपने पास ये वाला पार्ट भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगा। सो लेट अस से एट एनी इंस्टेंट मैंने अज्यूम कर लिया कि जो कोन है
इसका हाइट अपने पास h है, इसका जो रेडियस ऑफ बेस है ये मैंने अज्यूम कर रखा है r एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। नाउ हमको कंडीशन क्या दी थी, the falling sand forms a cone on ground in such a way that height of cone is always 1/6 of the radius of base of cone, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन को लिखूंगा, किसी भी इंस्टेंट पे height of cone is always 1/6 of radius of base of cone। ये इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन दी है। थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो आपको समझ जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में कोन का एक क्वेश्चन किया जब मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोन का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या यूज करोगे, सेमी वर्टिकल एंगल या वर्टिकल एंगल, जिससे अपने को हाइट और रेडियस में रिलेशन मिलता था। यहाँ उसने वर्टिकल एंगल नहीं दिया बिकॉज वो वेरी हो रहा है, तो यहाँ उसने क्या दे दिया, डायरेक्टली रिलेशन दे दिया आपको। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट डज दिस 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। सो दो प्रोसेसेस को समझते हैं, एक देखेंगे लॉजिकली ये क्या हो सकता है, सेकेंडली अगर हमको एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो फिर हम यूनिट का भी यूज करेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिटरी मेथड बेसिकली, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो अपने पास 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से जब सैंड गिरेगा, सो कोन पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या आई कैन से कोन का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। एनीवेज रेडियस भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, बट ओवरऑल वॉल्यूम पे इंपैक्ट होगा। और वॉल्यूम मुझे क्यों क्लिक किया, बिकॉज ऑफ दिस यूनिट। जरा ऑब्जर्व करो, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होगा, ये वॉल्यूम का यूनिट हो सकता है अपने पास, तो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। किस रेट से उस कोन का वॉल्यूम बढ़ रहा है ये अपने को दे रखा है। सो मैं यहाँ लिखूंगा दिस dv by dt where v represents the volume of cone is 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑब्वियसली जब सैंड पोर करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए इट शुड बी पॉजिटिव, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ कंडीशन अपने को दिया था कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। नाउ वी नीड टू फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है dh by dt का वैल्यू, कि dh by dt कितना होगा, बट अंडर द कंडीशन किस इंस्टेंट पे, जब उसका हाइट क्या है अपने पास 4 सेंटीमीटर। जब उसका हाइट 4 सेंटीमीटर है उस इंस्टेंट पे हमको फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा। अगेन अगर मुझे dv by dt का वैल्यू पता है, सो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन यूज करना है। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, सो वॉल्यूम ऑफ कोन वाज 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या आया था अपने पास कि r और h दोनों ही वेरिएबल है, बट इसी चीज के लिए अपने को इक्वेशन दे रखा है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में रेडियस और हाइट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आई वुड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइट है, बिकॉज हमको dh by dt सॉल्व करना है, तो हम इस r को एलिमिनेट करेंगे। वी कैन डायरेक्टली राइट r इज इक्वल टू 6h, r इक्वल टू 6h लिख के यहाँ पुट करते हैं। सो वॉल्यूम क्या मिलेगा, वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई 6h का स्क्वायर मतलब 36h स्क्वायर टाइम्स h, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मिला, वॉल्यूम विल बी 12 पाई h क्यूब। हमने वॉल्यूम निकाला प्योरली इन टर्म्स ऑफ हाइट। नाउ dv by dt का वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन को दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जिससे अपने को मिलेगा dv by dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36 पाई h स्क्वायर इनटू dh by dt, ये बनेगा अपना फाइनल वैल्यू। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो अपने को दे रखा था, दिस वाज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो गया अपने पास 12 36 इनटू पाई। नाउ एट दिस इंस्टेंट मुझे हाइट भी दिया था विच वाज 4, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया अपने पास 16 इनटू dh by dt हमको सॉल्व करना था। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन डायरेक्टली कमेंट कि अपना dh by dt का वैल्यू क्या होगा। 12 से कैंसिल 3 into 16 48, तो दिस शुड बी 1/48 पाई। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज यूनिट dh by dt। सो हाइट तो यूनिट होगा अपने पास सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब जब उसका हाइट 4 मीटर है तो उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट होगा अपने पास 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन सिर्फ मैंने क्या ऑब्जर्व किया, कोन का क्वेश्चन था, तो कोन में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेडियस, जो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था। सेकेंडली जब वॉल्यूम यूज किया तो वॉल्यूम में अपने पास मुझे पता है कि रेडियस और हाइट दोनों आता था, बट एज पर द क्वेश्चन ओनली हाइट वाज इंपॉर्टेंट। अच्छा सपोज करो इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चलो हाइट का क्वेश्चन नहीं बोला, उसने बोला फाइंड आउट हाउ मच या एट व्हाट रेट द रेडियस ऑफ बेस इज इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर। सो बेसिकली अब क्वेश्चन पर डिपेंडेंसी किस पे आ जाएगी, r के ऊपर, तो उस केस में जो वॉल्यूम है
वहां पे हम लोग r को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम h को रिप्लेस करेंगे। उस केस में मैं h को क्या लिख दूंगा, r/6। एंड नाउ अब जो इक्वेशन है वो हम r के फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है एंड इंपॉर्टेंटली कौन सा इन्फॉर्मेशन सॉल्व करने को बोला है, इसलिए हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को फॉर्मूले को वेरी किया। बेसिकली बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा वॉल्यूम का, बट उसको हमने एडजस्ट किया एज पर कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ हाइट ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैंने एक शैडो वाला क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ समझने का ट्राई करना और क्या क्या मिस्टेक पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हो सकते हैं इसको ऑब्जर्व करना। Question was, a man of height 180 centimeters is moving away from a lamp post at the rate of 1.2 meter per second. If the height of lamp post is 4.5 meters, then find the rate at which his shadow is lengthening. Again वही shadow किस rate से बढ़ रहा है and the tip of shadow is moving. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीजें इस क्वेश्चन में समझना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट पहला है कि यूनिट्स को ध्यान रखो, बिकॉज क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दो डिफरेंट यूज कर लिए। 180 सेंटीमीटर्स बोल दिया है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और 4.5 मीटर बोला है। सो ऐसे में हमेशा ध्यान रखोगे जब इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो एक कॉमन यूनिट यूज करो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, जनरली सोचने में लगता है कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का मीनिंग तो सेम ही हुआ ना, जिस रेट से शैडो बढ़ेगा उसी रेट से तो उसका टिप मूव करेगा। सो थोड़ा इस पे सोचो जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ एज पर द क्वेश्चन लैंप पोस्ट है अपने पास, सो लेट अस से यहाँ पे कहीं लैंप पोस्ट था जिसका हाइट दे रखा है अपने को 4.5 मीटर्स, ये हो गया अपना लैंप पोस्ट। यहाँ पे कहीं पर्सन है विच इज 180 सेंटीमीटर हाई, तो मैं उसको लिख दूंगा 1.8 मीटर, मतलब मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका शैडो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, डायग्राम जो हमने बनाया था वो सेम था। ऑब्वियसली हमने डायग्राम बनाते हुए एक चीज ध्यान रखी थी कि मुझे ऐसे केसेस में क्या करना होता है, दो वेरिएबल अज्यूम करना होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल में अज्यूम करूंगा डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट, कितना होगा, दैट इज x। सेकेंड इज लेंथ ऑफ शैडो ऑफ मैन, वो कितना हो जाएगा अपने पास y। तो ये दो वेरिएबल मुझे अज्यूम करना पड़ते थे फॉर टू सॉल्व ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, पहले नॉर्मली हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, देन सेकंड पार्ट पे कमेंट करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज फर्स्ट पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। सो एज पर दी अजम्पशन मैंने x को अज्यूम कर रखा है, x इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट, ये हो गया अपने पास x का वैल्यू, एंड y इज नथिंग बट लेंथ ऑफ शैडो, y होगा अपने पास लेंथ ऑफ शैडो। नाउ एज पर दिस क्वेश्चन अगर मैं कॉन्सेप्ट को यूज करना ट्राई करूं, सो वी नो कि यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट वर्क करता है इन केस ऑफ शैडो। सो सिमिलर ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, वन विद दिस बिगर वन विद द लैम्प पोस्ट, सेकंड विद दिस मैन, अगेन दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, बाय ए सिमिलरिटी दोनों सिमिलर होंगे, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सो 4.5 होल डिवाइडेड बाय 1.8 should be equal to base of bigger triangle, वो हो जाएगा x plus y, the whole divided by base of smaller triangle that is y। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा लिखेगा 4.5y is equal to 1.8x plus 1.8y। 1.8y को शिफ्ट किया, so this becomes 2.7y is equal to 1.8x। 9 से कैंसिल आउट कर देते हैं, सो फाइनली ये कुछ ऐसा लिखेगा 3y is equal to 2x। नाउ इस इक्वेशन को रखते हैं एज इट इज। अब मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दिया था, विच वाज दिस वन, मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये 1.2 मीटर पर सेकेंड से अगर आगे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन से x 1.2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, दैट मीन्स dx by dt, dx by dt कितना हो जाएगा अपने पास, दिस विल बी 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये होगा अपने पास dx by dt का वैल्यू। नाउ dx by dt अपने को आ गया, और फर्स्ट पार्ट सेज his shadow is lengthening at which rate, मतलब मुझे क्या निकालना है, dy by dt पहले सॉल्व कर चुके हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बनेगा, 3 times dy by dt should be equal to 2 times of dx by dt। dx by dt का वैल्यू पुट करते हैं 1.2,
सो सॉल्व करने पे मिलेगा dy/dt का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो इसका शैडो है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड पार्ट। मैंने आपको बोला था कि सोचना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बिकॉज पढ़ने पे ऐसा लगता है कि दोनों सेम होगा, पढ़ने में भी बताता हूँ मैं कि किस पॉइंट को डिस्कस करना है। इस फर्स्ट केस में क्या था कि शैडो किस रेट से बढ़ रहा है, सेकंड केस में था टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, मतलब बेसिकली इस पॉइंट की बात चल रही है। अब थोड़ा समझना दोनों में क्या डिफरेंस है। जब शैडो की बात करोगे तो शैडो हमेशा रिलेटिव टू मैन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैन यहाँ पे है तो उसका शैडो यहाँ पे आगे जाएगा तो शैडो और अपना बड़ा होगा और आगे भी मूव करेगा, मतलब शैडो विल ऑलवेज बी रिलेटिव टू मैन। बट जब आप टिप ऑफ शैडो बोलोगे तो अब ये मैन से रिलेटिव नहीं होगा, अब ये हमेशा क्या होगा, पोस्ट के रिलेटिव। क्यों? बिकॉज जब भी आप डिस्टेंस या टिप को काउंट करोगे तो लैंप अपना फिक्स स्ट्रक्चर है, ये मैन तो आगे मूव कर रहा है बेसिकली, तो इसकी वजह से आई कैन सिंपली से कि इसमें ध्यान रखना जब हम टिप को डिस्कस करेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि डिस्टेंस ऑफ टिप ऑफ शैडो from लैम्प पोस्ट कितना हो जाएगा, दिस इज x प्लस वाई। तो टिप किस रेट से मूव करेगा, दैट इज सिंपल, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन। सो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ टिप शुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब dx by dt प्लस dy by dt। कहने का मतलब एक चीज समझो, ये टिप में क्या है ना, टिप में दो चीजें काउंटेड है। पहला, मैन जिस रेट से आगे जा रहा है टिप भी बाय डिफॉल्ट उस रेट से आगे जाएगा, एंड प्लस टिप में शैडो का रेट भी ऐड होगा। फॉर एग्जांपल जब आप इस पॉइंट को डिस्कस करोगे तो इसके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट्स रहेंगे, एक बिकॉज ऑफ शैडो ये आगे जा रहा है, सेकेंडली अगर मैन खुद आगे जा रहा है तो उसका शैडो तो आगे बढ़ रहा था पर वो मैन खुद भी आगे बढ़ रहा है, दोनों का रिलेटिव एडिशन होना चाहिए। टेक्निकली मैंने वही लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। dx by dt इंडिकेट्स कि मैन किस रेट से आगे जा रहा है, तो शैडो का भी एक मिनिमम रेट तो वो होगा, प्लस शैडो का जो रेट है वो अपने पास है dy by dt, तो टिप जो होगा वो मैन प्लस शैडो दोनों के रेट के एडिशन से आगे जाएगा बेसिकली। सो जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ टिप रहेगा वो क्या हो जाएगा, dx by dt which is जो ऑलरेडी गिवन था 1.2 मीटर पर सेकेंड, dy by dt 0.8, तो दोनों को ऐड करने पे अपने को मिलेगा दिस शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, बिकॉज फर्स्ट वाले पार्ट में तो मिस्टेक आप नहीं करोगे, बट सेकेंड पार्ट को आइडेंटिफाई करने में ध्यान रखना कि जब टिप ऑफ शैडो की बात करेगा तो टिप ऑफ शैडो जो होगा उसके पास दो वेलोसिटी या दो स्पीड है, एक बिकॉज ऑफ मैन, दूसरा बिकॉज ऑफ शैडो, तो दोनों का एडिशन जो होगा दैट वुड बी नथिंग बट दी टिप ऑफ या रेट ऑफ टिप ऑफ शैडो का मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपने को बोला था इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स साइड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन इज लाइक कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपने पास जिसके सभी साइड सेम रेशियो से बढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी साइड इंक्रीज हो रहे हैं, तो बेसिकली इट्स लाइक कि आपके पास कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल्स बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक बाहर, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं अपने पास। हाँ, हमको बोला हुआ है कि अपने पास सपोज करो ये साइड लेंथ को मैंने a अज्यूम कर लिया। सो इस केस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है व्हिच इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बट दैट इज फॉर नॉर्मल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका भी फॉर्मूला था अपने पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, दैट शुड बी √3/4 साइड स्क्वायर। इसको ध्यान भी रखो और इसको बहुत जगह हम डायरेक्टली यूज करेंगे, जहां भी एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट आएगा दैट शुड बी √3/4 साइड स्क्वायर। तो इस केस में एक्सप्रेशन लिखूंगा कि जो a है दैट शुड बी √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ये बना अपना एक्सप्रेशन फॉर एरिया वेयर a डिनोट्स द साइड लेंथ, नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है। सो हमको बोला था इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब उसमें ये साइड किस रेट से इंक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू दिया है,
तो आई कैन डायरेक्टली कमेंट, मुझे dA/dt का वैल्यू दे रखा है बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड तो यही होगा अपने पास, दैट इज नथिंग बट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हमको फाइंड आउट करना है rate at which its area is increasing, मतलब we need to find out the value of d capital A by dt at the instant when its side length is 4. So at the instant when A is equal to 4 centimeters. Okay. Now simple question, डायरेक्ट ही हो गया, एरिया दिया था √3/4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, तो दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो क्या बनेगा, dA/dt is equals to √3/2 times a, because 2a आएगा तो कैंसिल होके फाइनली √3/2 टाइम्स a बनेगा। अब मुझे dA/dt का वैल्यू निकालना था कब, at a equals to, अच्छा सॉरी यहाँ पे there should be one more term which is d small a/dt, because हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो a का डिफरेंशिएशन तो d कैपिटल A/dt हो गया, a स्क्वायर का शुड बी 2a into dA/dt। नाउ अब इस केस में अपन a का वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 एंड d स्मॉल a/dt, ये वैल्यू अपने को ऑलरेडी दिया था 2, तो सीधा आंसर ही मिल जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू √3/2 into a is 4 and dA/dt is 2, so I suppose this should be 4√3, यूनिट होगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, as it's a area, तो अपने पास जो भी होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। So rate of change of area corresponding to this equilateral triangle will be 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर उसका साइड लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगा तो उसका जो एरिया है that should increase by 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Okay, moving on to next question. यहाँ आपने को बोला था a horse runs along a circle with a speed of 20 km per hour. A lantern is at the center of circle. A fence is along the tangent to the circle at the point at which horse starts. The speed with which the shadow of the horse moves along the fence at the moment when it covers 1/8 of the circle is. देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपने को बोला है कि horse run along the circle. So basically suppose ये अपना एक सर्कल है, इसके along जो हॉर्स है वो अपने पास यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। नाउ इस जो सर्कल है इसके सेंटर पे क्या है, एक लैंटर्न है, बेसिकली एक लाइट सोर्स है इसके सेंटर पे, ठीक है यहाँ पे, एंड एक फेंसिंग की हुई है। बट फेंसिंग किस तरीके से की है, अ फेंस इज अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट एट विच हॉर्स स्टार्ट्स। तो बेसिकली कोई भी टैंजेंट प्लॉट कर दो, लेट अस से मैंने ये टैंजेंट प्लॉट किया, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हॉर्स ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये अपने पास जो है दैट इज नथिंग बट फेंसिंग, ये फेंसिंग की हुई है टैंजेंट के फॉर्म में। हॉर्स यहाँ पे अपने पास इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ हमको कमेंट करना है द स्पीड विथ विच द शैडो ऑफ हॉर्स मूव्स अलोंग द फेंस। अब इसको समझना शैडो क्यों बनेगा, जब हॉर्स यहाँ पे है तब तो शैडो का सवाल ही नहीं है फेंस के ऊपर, बट जब हॉर्स आगे आएगा यहाँ पे तो क्या आई कैन से, जब ये हॉर्स आगे मूव करेगा सपोज यहाँ पे, तो इस लाइट की वजह से यहाँ पे कहीं शैडो बनेगा अलोंग दिस लाइन। लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पार्ट ब्लॉक करेगा वहीं पे शैडो बनेगा अपने पास। सो पहले ये हॉर्स यहाँ पे था, दिस वाज सपोज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मैंने बोला दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो इस पॉइंट ए पे आ गया। जब हॉर्स पॉइंट ए पे होगा तो लाइट सोर्स की वजह से इस हॉर्स का शैडो जो फेंस पे होगा वो यहाँ कहीं बनेगा। सो लेट दिस बी पॉइंट ए, दिस बी पॉइंट बी, एंड दिस एंगल भी थीटा। मैं इस एंगल को थीटा क्यों अज्यूम कर रहा हूँ समझना, बिकॉज हमको बोला है कि हमको उस इंस्टेंट पे सॉल्व करना है जब उसने 1/8 ऑफ द सर्कल कवर किया है, ठीक है। अब सर्कल को ऑब्जर्व करने का बेस्ट वे होता है थ्रू इट्स एंगल, बिकॉज एंगल का वैल्यू हमको पता होता है, जब कंप्लीट सर्कल होगा तो कितना हो जाएगा 360, तो 1/8 को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब मुझे इस इंस्टेंट पे निकालना है रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स शैडो, द स्पीड विद व्हिच द शैडो ऑफ द हॉर्स मूव्स। तो यहाँ पे अब आएगा वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या अज्यूम करें, ठीक है। एक चीज तो क्लियर कि एक वेरिएबल तो अपना क्या रहेगा, शैडो, बिकॉज ऑब्वियसली जब हॉर्स आगे जाएगा तो शैडो मूव करेगा, मतलब अपना एक वेरिएबल तो शैडो होना चाहिए जिसके फॉर्म में हमको आंसर चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वेरिएबल, सो नेक्स्ट वेरिएबल जो होगा दैट शुड बी थीटा, बिकॉज जब आगे हॉर्स मूव करेगा अलोंग द सर्कल
तो अपने पास थीटा हमेशा बढ़ता जाएगा, या फिर डेफिनेटली थीटा चेंज होगा, भले वो बढ़े या कम हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट थीटा शुड चेंज बेसिकली। अब आता है कि क्या ऐसा कोई वैल्यू है जो कांस्टेंट रहेगा? सो बिल्कुल यहाँ पे एक वैल्यू को ऑब्जर्व करो, दिस लेंथ जिसको मैं बोलूंगा रेडियस, ये रेडियस हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ये आपका जो आर का वैल्यू है, ये आर अपना हमेशा क्या होगा, सेम चलेगा बेसिकली, ठीक है। आप यहाँ पे बोलो या फिर इस मोमेंट पे बोलो, इस आर पे कोई चेंजेस नहीं होगा। नाउ फॉर दिस केस, अब यहाँ पे क्या है, हमने वेरिएबल को अज्यूम कर लिया कि आपका वेरिएबल जो है वो x हो गया, r इज योर कांस्टेंट, 20 किलोमीटर पर आवर जो है ये हॉर्स की स्पीड है अपने पास, ठीक है। अब इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है dx by dt का वैल्यू, बिकॉज हमने अज्यूम क्या कर रखा है कि x इज अ लेंथ ऑफ शैडो, x इज लेंथ ऑफ शैडो ऑन फेंस, लेंथ ऑफ शैडो ऑन फेंस। सो यहां पे अगर हमने x को अज्यूम किया लेंथ ऑफ शैडो ऑन फेंस, तो हमको फाइंड आउट करना है dx by dt, ठीक है, एट विच थीटा। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जब हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो कंप्लीट सर्कल मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा अपने पास, 360 डिग्री। यहां पे कंप्लीट सर्कल नहीं बोला है, 1/8 ऑफ द सर्कल बोला है। तो अगर कंप्लीट सर्कल में एंगल 360 डिग्री है तो 1/8 सर्कल में कितना एंगल होगा, दिस शुड बी 360 अपॉन 8, मतलब बेसिकली इट शुड बी 45 डिग्री। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली उसने अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है कि dx by dt का वैल्यू निकालो व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमसे इन्फॉर्मेशन बोला है बेसिकली। ओके, नाउ इस पार्ट के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल अज्यूम कर लिया, रेट पे कमेंट किया, थीटा निकाल लिया। अब एक ही चीज बची है कि इनमें रिलेशन निकालना, कोई इक्वेशन डिराइव करना बेसिकली। अब ये इक्वेशन कहाँ से आएगा इसको समझते हैं। सो क्या मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी O, this point BC. I'm talking about OBC, ठीक है, ट्राइंगल OBC। सो इस केस में ये ट्राइंगल अपना राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या मैं डायरेक्टली tan थीटा पे कमेंट करूं, बिकॉज जो अपना tan थीटा है वो अपने पास वेरी करेगा हमेशा। सो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा पे सीधे कमेंट करूं तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा कि tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इज x, एडजेसेंट इज r। सो ये हो गया अपना tan थीटा का वैल्यू, where r is constant, ठीक है, जो अपना r है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगा। सो नाउ tan थीटा इक्वल टू x अपॉन r। अब थीटा वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, वी नीड टू कमेंट अपॉन d थीटा या dx by dt, ठीक है, एट द इंस्टेंट जब अपने पास थीटा कितना होगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, यहाँ मिलेगा d थीटा by dt, यहाँ मिलेगा dx by dt, r तो कांस्टेंट है बेसिकली। सो dx by dt तो हमको फाइंड आउट करना है, पर क्या मुझे d थीटा by dt का वैल्यू पता है, मतलब क्या मुझे ये पता है कि ये थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, नहीं, ये तो नहीं पता। सेकेंडली, क्या आपने इस 20 किलोमीटर पर आवर को यूज किया, इसको भी यूज नहीं किया। तो नाउ अब ये 20 किलोमीटर पर आवर को यूज कैसे करेंगे इसको समझना। इसको यूज करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पे एक आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट होता था, याद है। आर्क लेंथ मतलब क्या हो गया, सपोज करो ये जो AC है, मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि जो आर्क AC है इसका लेंथ इक्वल टू मैंने बोल रखा है L, ठीक है, दिस आर्क AC बेसिकली। सो अपने पास फॉर्मूला था L इज इक्वल टू R थीटा, L इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा, ठीक है। जब हम बात करेंगे L इक्वल्स टू R थीटा का, सो यहाँ पे L क्या डिनोट कर रहा है, L डिनोट कर रहा है अपने पास ये लेंथ ऑफ आर्क AC, R डिनोट्स रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा डिनोट्स द एंगल, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रेट निकालूंगा। वो रेट क्यों निकाल रहा हूँ समझना, जब दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ क्या मिलेगा, dl by dt should be equal to r तो कांस्टेंट, थीटा का डिफरेंशिएशन should be equal to d थीटा by dt। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन समझो, ये जो 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ये क्या दिया हुआ है, सर्कल पे जब हॉर्स घूमेगा, सो बेसिकली मैं बोलूं ये आर्क अपने पास 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेंज होगा बेसिकली। सो अगर आर्क लेंथ L है तो ये dl by dt तो हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या हुआ, d थीटा by dt का वैल्यू मिला। दिस d थीटा by dt शुड बी इक्वल टू 20 अपॉन r, ये बनेगा अपने पास d थीटा by dt का वैल्यू। अगेन यहाँ पे यूनिट में लिख नहीं रहा हूँ, बट अंडरस्टूड है
ये यूनिट अपने पास रेडियन पर सेकेंड रहेगा, ठीक है, बिकॉज थीटा इज इन रेडियन, टी इज इन सेकेंड। नाउ इस d थीटा बाय dt को यूज करते हुए अब मैं इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकता हूं। सो नाउ आई डिफरेंशिएट द इक्वेशन बोथ द साइड्स। tan थीटा का डिफरेंशिएशन ये होता था sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dt इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt और r बीइंग अ कांस्टेंट ये डायरेक्टली 1 बाय r ही दिखेगा अपने को, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन थीटा कितना पुट करेंगे 45, sec 45 is root 2, तो root 2 का स्क्वायर this becomes 2 d theta by dt ये हमने अभी सॉल्व किया, it is 20 upon r, so ये आ गया 20 upon r is equal to dx by dt into 1 by r, r से r कैंसिल, फाइनली हमको मिला जो dx by dt है, मतलब फेंस पे जो शैडो बन रहा था उस शैडो का रेट ऑफ चेंज रहेगा 40। अब यहाँ पे अपने पास जब रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं तो ये किसमें आएगा किलोमीटर पर आवर, सो दिस शुड बी 40 किलोमीटर पर आवर एट द इंस्टेंट जब वो क्या करेगा, जो वो हॉर्स सर्कल का 1/8 डिस्टेंस कवर करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन था इसके अंदर इक्वेशंस कोई भी गिवन नहीं थे, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम किए वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट। दो वेरिएबल का रिक्वायरमेंट था, फर्स्ट वाज शैडो की वजह से लेंथ ऑफ शैडो, सेकेंडली अपने पास यहाँ पे ये जो एंगल था दिस वाज रिक्वायर्ड बिकॉज जब वो हॉर्स सर्कल के अलोंग मूव करेगा तो वो एंगल एट एनी इंस्टेंट चेंज होगा, सो थीटा एंड एक्स वर वेरिएबल। कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं इस आर को लेके, देखो मैंने आर भले ही वहां पे लिखा है बट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आर बाय डिफॉल्ट ही कैंसिल हो गया, तो उसका एक्चुअल में कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं। अगर वो आर किसी क्वेश्चन में आप जैसे यहाँ पे होता है या फर्स्ट आर तो हम लोग उसको देखते, बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जो मेन ट्रिक था वो आई सपोज वाज दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट हमको क्लिक करना चाहिए कि अगर मैं डायरेक्टली tan थीटा का रिलेशन देख रहा हूँ सो कहीं ना कहीं d थीटा बाय थीटा प्रॉब्लम देगा, और d थीटा बाय dt की वैल्यू कहाँ से आई है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। तो इसको भी ध्यान रखो, जब भी हम सर्कल में आर्क लेंथ और ट्राइंगल दोनों को डिस्कस करते हैं तो दोनों के सेपरेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ यूज किया, यहाँ पे हमने यूज कर लिया किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला, उससे tan थीटा यूज किया। सेकेंडली इसी में AOC के साथ हमने क्या यूज कर लिया, आर्क लेंथ का फॉर्मूला, जहां से मैंने थीटा पे कमेंट किया। सो ये क्वेश्चन अपने पास कैसा हुआ, स्टैंडर्ड नहीं था बट बेसिकली हम लोगों ने जितने भी लॉजिक हमको पता थे उसको यूज किया। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉजिक वाज दिस कि जब सर्कल का 1/8 पार्ट कवर करेगा तो कितना एंगल सब्टेंड करेगा 45 डिग्री, इसको ऑलरेडी कर सकते थे। कंप्लीट सर्कल पे 360 होता है, अगर मैं 1/4 बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 90, और उसका भी हाफ दैट इज 45 वो हो जाएगा 1/8 सर्कल। तो घुमा फिरा के डायरेक्टली 145 बोलता तो और इजी होता क्वेश्चन, बट उसने क्या किया, ट्विस्ट करने के लिए 1/8 बोला जिससे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो। सो फाइनली जब अपना हॉर्स 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर्कल पे मूव करेगा तो एट दैट मोमेंट जो उसका शैडो होगा ऑन द फेंस एट 1/8 ऑफ द सर्कल वो किस रेट से मूव करेगा 40 किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने रेट मेजर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब कुछ कंप्लीट कवर किए। नाउ अगेन डिस्क्रिप्शन में आपके असाइनमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, देयर विल बी 3 सेट ऑफ असाइनमेंट्स, ठीक है। 2 रहेंगे, फर्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड सेकंड फ्रॉम योर महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक। थर्ड वन वुड बी द होममेड मटेरियल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सो उसका मटेरियल भी आपको सॉल्व करना है पर्टिकुलरली फॉर दिस चैप्टर।